नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। लगातार जो केदारनाथ उपचुनाव है उसका सियासी पारा चल रहा है और इस वक्त कांग्रेस से पूर्व विधायक ओम गोपाल जी रावत जी मेरे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका कुलदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, काफ़ी दिनों से आप केदारनाथ विधानसभा में हैं, कैसा चल रहा है? पहले तो बहुत बढ़िया चल रहा है। पहली बार जो है यहाँ पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है घर घर डोर टू डोर जो है पार्टी की रीति नीतियों के बारे में जो है बता रहे हैं और जनता जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है मोटिवेट हो रही है। और यहाँ पर जो माहौल इस टाइम है बड़ा आक्रोशित जो है जन समाज हो रखा है और उसका हमको बहुत लाभ मिलने वाला है। और मनोज रावत जी भारी मतलब हजार वोट से जो है जीत कर जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री आए थे परसों, अनुसूचित जाति का एक बड़ा सम्मेलन पास में था और उसके अलावा 16 तारीख भी अब लगातार मुख्यमंत्री के दौरे हैं। सरकार के तमाम मंत्री इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। एक बड़ा तामझाम बीजेपी का, आज भी युवा महोत्सव उनका एक सम्मेलन है। तो क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री जो लगातार कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस भ्रम फैला रही है, केदारनाथ यात्रा को लेकर झूठ फैला रही है, धाम दिल्ली में गया है, वो केवल झूठी बातें कर रही है? अब भ्रम तो स्वयं मुख्यमंत्री जी स्वयं ही भ्रमित हो रखे हैं, अपने बयानों से मुकर रहे हैं। आज ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि इस विधानसभा की हमारी दिवंगत विधायक शैला रानी रावत जी इसी केदार घाटी की, जिसका इन्होंने जो है मंदिर को शिफ्ट करने की कोशिश करी है, इसी केदारनाथ की वो विधायक थी, भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। आपको ध्यान होगा कुलदीप भाई, जिस दिन दिवंगत विधायक की चिता को मुखाग्नि दी जा रही थी तो प्रदेश के मुखिया अपनी विधायक को मुखाग्नि देने के बजाय दिल्ली में जिस केदारनाथ विधानसभा को प्रतिनिधित्व कर रही थी उसी भगवान शंकर के जो हमारे सबसे बड़े धामों के रूप में जो है एक धाम हमारे केदारनाथ जी हैं और उसी धाम को वो दिल्ली के बुराड़ी में शिलान्यास कर रहे थे। अरे कम से कम उस अपनी विधायक की चिता की आग को तो ठंडा होने देते, कम से कम एक दिन बाद चले जाते। अगर आपको इतना अन्याय इस केदार घाटी के लोगों के साथ करना था, अपने ही विधायक के साथ करना था, तो कम से कम एक दिन का तो समय दे देते, उनकी चिता की आग को तो ठंडा होने देते। तो आप उनके पहले के बयानों को सुन लीजिए। जिस दिन वो दिल्ली के बुराड़ी में वो एक मंच था वहाँ पे बना हुआ, वो कोई रौतेला क्या नाम था, सुरेंद्र रौतेला जी, उन्होंने जो आयोजन किया था हमारे धाम को वहाँ शिफ्ट करके, जो मुख्यमंत्री जी के जो बयान हैं, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, गूगल आप सर्च करेंगे इनका पूरा का पूरा बयान आपको जो है सामने आ जाएगा। हमने भी सब सेव रखे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान है, लाइव चला था, पूरे सारे चैनल जितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सब में चला। जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जो लोग किन्हीं कारणों से, चाहे वो वृद्धावस्था के कारण या विकलांगता के कारण या असहाय लोग हैं या ठंड के कारण जो लोग केदारनाथ नहीं आ सकते हैं, वो बोला अब दिल्ली के बुराड़ी में ही भगवान केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। हम लोग केदारनाथ से शिला यहाँ पर जो हैं लाए हैं। अब जो लाभ इनको बोला भगवान केदारनाथ के मंदिर में जाके वहाँ पे प्राप्त होंगे, वही सेम लाभ ये दिल्ली के बुराड़ी में आके लाभ ले सकते हैं। ये मुख्यमंत्री जी के बयान हैं, इनसे वो मुकर नहीं सकते हैं। तो आप वो पहले झूठ बोल रहे थे या परसों यही बगल में जो है उनकी सभा हुई, भगवान केदार की वो सौगंध खा रहे हैं। मेरे को तो लगता नहीं है अब ये भगवान से भी इनको कोई डर नहीं है जो ये सौगंध खा रहे हैं। और सबसे इसका आप यूं मत देखिएगा कि परसों इन्होंने यहाँ पे अनुसूचित जाति का सम्मेलन करा, वो यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें बड़ा फक्र होता है कि हमारी ये केदार घाटी के लोग साक्षरता में मैं समझता हूँ यहाँ पे नंबर 1 है, सब पढ़े लिखे लोग हैं।
अनुसूचित जाति के भाई बहन भी हमारे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको पता है ये सिर्फ चुनावी तारीख को यहाँ पर बुला लोगे सबको, साहब माला पहनाओगे और उनका सम्मान करोगे। आज उनके तमाम मंत्री जो हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, तो उनको पता है कि ये मंत्री आप जो हैं 5 साल पहले बाद आप जो हैं 2-2.5 साल से मुख्यमंत्री हैं। पहले कहाँ ये मंत्री गए थे? पहले क्या इनको अनुसूचित जाति की याद नहीं आई? अनुसूचित जाति के लोगों की याद नहीं आई? सिर्फ चुनाव के दौरान आप जो हैं उनको याद करोगे, चुनाव के दौरान उनको सम्मान करोगे। क्या वो लोग अन्न नहीं खाते हैं? उनको क्या पता नहीं है कि ये सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए ये सब कुछ करा जा रहा है? तो जनता में बहुत आक्रोश है। वो उनकी अस्मिता के साथ, उनकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो अपने को हिंदुओं का बहुत बड़ा ठेकेदार मानती है, हिंदुओं के नाम पे वोट देने वाली पार्टी, हिंदुओं के आस्था के सबसे बड़े केंद्र भगवान केदारनाथ के साथ जो इन्होंने कुकृत्य करा है, उसको शिफ्टिंग करने का ये कृत्य नहीं है, ये कुकृत्य है। ये कुलदीप भाई, केदारनाथ में हमारा सिर्फ भगवान भोले शंकर, भगवान भोलेनाथ का मंदिर ही नहीं है, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है हमारा भगवान केदारनाथ का मंदिर। वो तो कह रहे हैं कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और गणेश गोदियाल थी, उन्होंने भी मुंबई में बद्रीनाथ धाम बनाया है, उस समय तो कुछ नहीं कहा गया। ये जवाब वो माननीय गणेश गोदियाल जी को दें ना, वो जवाब कल उन्होंने जो है रुद्रप्रयाग में माँ गंगा के जल को हाथ में लेकर कहा, चैलेंज किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, आप आइए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगी, आप बताइए कि मैं कब था वहां पे गया हुआ। ये सब भ्रमित कर रहे हैं। आज ये जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ जनता में बहुत ज्यादा आक्रोशित है। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने एक कानून ले आए हैं कि आप कोई भी धामों के नाम से नहीं बनाए, लेकिन हम एक पोस्टर देख रहे थे आजकल की दिल्ली का जो बोराड़ी में मंदिर बना हुआ है, इगास का वहाँ पोस्टर लगा हुआ, उसके नीचे पूरा केदारनाथ मंदिर लिखा हुआ है। बिल्कुल, आप तो सब पता है आपको। आपने जहां तक कहा कि कानून लाए, एक कैबिनेट इन्होंने बुलाई थी। कुलदीप भाई, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, कितनी हर 7वें दिन, एक हफ्ते बाद इनकी जो है कैबिनेट, किसी सरकार जो है कैबिनेट में डिसीजन हो गया, अपने तीसरी हो गई, साहब हमने कैबिनेट में डिसीजन लिया। अरे उस डिसीजन को कौन लागू करवाएगा? क्यों अभी तक वो मंदिर का काम चल रहा है? अभी तक बराबर आप वहां के जो उन्होंने वो पैसा लेने का जो एक ठग विद्या कर रखी, तो इसका जवाब यहाँ की जनता इनको 20 तारीख को देने वाली है। अपने वोट के माध्यम से इनका कैंडिडेट यहाँ से बहुत बुरे ढंग से हारने वाला है। कुलदीप भाई, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, ये मनोज रावत जी के बीच में नहीं हो रहा है, ये चुनाव यहाँ की जनता और सीधा सीधा सरकार के बीच हो रहा है। जो इन्होंने इस जनता के साथ खिलवाड़ करा है, इन्होंने इनका रोजगार तो पहले छीन लिया था सारे पेपर लीक होने के बाद। उसके बाद जो लोग स्वरोजगार कर रहे थे, हमारे ये धाम जो है हमारे रोजगार से भी जुड़े हुए हैं, इन्होंने इनके स्वरोजगार पे भी लात मारी है। एक गुजरात की कंपनी को ये रजिस्ट्रेशन का ठेका दे देते हैं। उनको का बौ नहीं आता था यहाँ के बारे में कि हमारे चारों धाम की स्ट्रेंथ कितनी, हमको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, क्या क्या करना, कुछ पता नहीं था। इसका नतीजा क्या हुआ कि ये 4-4 दिन तक ये ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। 4-4 दिन तक बेचारे ऐसे बुरा हाल उन यात्रियों को हुआ जो तीर्थ यात्री हमारे 4 धामों की यात्रा पे आने वाले थे। बेचारे इतना बुरा हाल, इतना दुर्व्यवहार, इतना बुरा हाल हमने आज तक कभी देखा नहीं है। उनको भटकते हुए ऋषिकेश में देखा है। तो नतीजा क्या हुआ, जब वो 4-4 दिन तक भटकते रहे, या तो बेचारों को वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, या फिर उनको कहीं दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हुआ। उन्होंने सबने सोचा कि अब देवभूमि में आ ही रखें, कहीं ना कहीं जो है किसी दूसरे देव के दर्शन करके जाएं। जिसका कारण हुआ कि जब वो लोग 4 धाम नहीं कर पाए, तो यहाँ सबका व्यापार प्रभावित हुआ, चाहे वो बस वाले हों, चाहे वो टैक्सी वाले हों, चाहे होटल वाले हों, चाहे वो ढाबे वाले हों, चाहे वो डंडी कंठी वाले हों, चाहे घोड़े वाले हों, खच्चर वाले हों, सबका व्यापार जो है प्रभावित हुआ है। लोग रो रहे हैं जिन्होंने होटल जो है बेचारों ने किराए पे ले रखे हैं। उनका जो है 10 दिन की यात्रा में बेचारों इतना बुरा, वो किराया क्या अपने जो उन्होंने अपना
स्टाफ रखा हुआ था उसकी जो है तनख्वाह तक नहीं दे पाए। बहुत बुरा हाल है, बहुत आक्रोश जनता में, और इस आक्रोश का जवाब जनता अपने वोट के माध्यम से सरकार को देने वाली है। आपने कहा कि परेशान होकर लोग अन्य धामों के लिए चले गए, अन्य जगह चले गए, तो ये आरोप आपने मुख्यमंत्री पे क्यों लगाया कि मुख्यमंत्री ने जो कैची धाम के लिए डाइवर्ट कर दी यात्रा? तो आप स्वयं समझ सकते हैं यहाँ की यात्रा को डिस्टर्ब करके उसका कारण क्या था। यही तो कारण था कि यहाँ लोग जब नहीं जा पाएंगे तो वहाँ का द्वार खोल दिया गया है। तो ये एक सब सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा था। मैंने कहा ना, ये चुनाव सिर्फ एक संदेश देने का है कि जो जनता इनको जिता सकती है वो जनता ये गलत काम करेंगे, उनकी रोजी रोटी पे लात मारेंगे, उनकी आस्था के केंद्र पे जो है चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जो जनता इनको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है, गलत काम करेंगे, वही जनता इनको पुनः अर्श से फर्श पर पटक देगी। ये संदेश देने का ये चुनाव है, और जनता जो है बिल्कुल जागरूक है इस क्षेत्र की। मैंने कहा बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो पैनी निगाह बनाए हुए हैं, और ऐसा आक्रोश मैंने जीवन में कभी नहीं देखा होगा भाजपा के खिलाफ जैसा अब की बार जो है चल रहा है यहाँ पर। पूरे राज्य में एक मुहिम चल रही है, मूल निवास भू कानून, खासतौर पे युवा इसको लेकर बहुत मुखर हैं। केदारनाथ में इसलिए भी और जरूरी है कि क्योंकि यहाँ पे जो है बाहरी पूंजीपति आके बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, बड़े बड़े। इसको कैसे देखते हैं इस चुनाव में? कांग्रेस का स्टैंड लेने वाला है? आप ये देखिए, इसके लिए दोषी कौन है? सरकार बड़ा हिंदू मुस्लिम कर रही है। क्यों आ रहे हैं भाई मुसलमान धामों तक? कैसे पहुंच रहे हैं? ये गृह मंत्रालय किसके पास है? पुलिसिंग का काम कौन देख रहा है? ये सरकार क्या वहाँ पे कुर्सी तोड़ने के लिए बिठा रखी है? अरबों खरबों रुपए जो है इन पे लग रहा है, इनके मंत्रियों पे, इनकी गाड़ी घोड़े तेल, इनकी कोठी बंगले में लग रहा है। और स्थिति ये है कि आज आप केदारनाथ में जाएंगे तो उधर जरा घोड़े वालों को चेक करिएगा। हमारे जो लोकल घोड़े खच्चर वाले हैं उनकी तो ये हाइट तक नाप रहे हैं कि ये घोड़ा ऊंचा कम है, ये कम है। कश्मीर वाले क्या हैं? नजीबाबाद और कश्मीर वाले हैं, उनके जो है हजार घोड़े और खच्चर यहाँ पे चल रहे हैं। किसने उनको परमिशन दी? यहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं घोड़े खच्चर वाले, उनको तो आपने इतनी जटिल प्रक्रिया अपना दी है कि वो बेचारे जो है अप्लाई तक नहीं कर पा रहे हैं खच्चर चलाने के लिए। अब उनको कैसे परमिशन मिल गई है? ये पूछा जाए भारतीय जनता पार्टी को, जो बड़े हिंदू का ठेकेदार बन रही है, उन मुसलमानों को किसने इजाजत दी है यहाँ पर? ये दोगलापन नहीं चलेगा, ये जनता सब समझ रही है। और दूसरी बात जो मैं भूल गया था बोलना, कि सरकार जो है सारे मुद्दों को डाइवर्ट कर रही है। आपने कहा मूल निवास भू कानून का, माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान है कि मैं अगले वित्तीय वर्ष में, जो वित्तीय सत्र इनका चलेगा, मैं एक सशक्त भू कानून लाऊंगा। और स्वीकार करा है कि पिछली त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार का जो 2018 का जो भू कानून था वो कारगर सिद्ध नहीं हुआ, वो ठीक नहीं था। अगर वो ठीक नहीं था तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास 2/3 बहुमत है, आपने वो कानून रद्द क्यों नहीं करा? आप कह रहे हैं कि मैं अगले वित्तीय सत्र में भू कानून लाऊंगा, तो तब तक तो मतलब सारी जमीनें बिक जाएंगी। आप तो खुला ऑफर दे रहे हैं कि भाई जिसने जितनी जमीन लेनी है पहले ले लो, जितनी लेनी है ले लो, नहीं तो मैं अगले सत्र में, वित्तीय सत्र में मैं कानून ला रहा हूं। अगर आप वाकई में उत्तराखंड के हितैषी हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे सशक्त भू कानून आए, तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय ही यहाँ पर तत्काल बाह्य लोगों की रजिस्ट्रियों पर रोक लगा देना चाहिए था कि एक भी व्यक्ति, कोई बाह्य व्यक्ति की यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं होगी। आपने तो खुली छूट दे दी कि अगले वित्तीय वर्ष आ गया आपका अगले साल, तब तक तो पूरी जमीन जो रही, कुछ ही जो है पहले तो बिक गई सब कुछ, लेकिन जो कुछ बचा भी है वो भी बिक जाएगा। ये तो वही बात हो गई जैसे हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं या कोई जयंती, चाहे गांधी जयंती हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या होली हो, तो जैसे शराब की दुकानें बंद होती है ना कि भाई अगले दिन ड्राई डे है, पहले ही ले लो,
जिसको लेनी है पहले ले लो। तो हमने देखा है लोग जो है झोला भर भर के जो है शराब की दुकानों में लाइन लगा के खड़े हैं कि साहब कल बंद रहेगी दुकान, आज ही ले लो। वही इन्होंने भू कानून के लिए कहा कि मैं सशक्त भू कानून लाने वाला हूं कि तुम पहले ले लो, जिसने लेना है आप ले लो, कल जो है मैं कानून बनाने वाला हूं। मतलब ये खुली छूट उन्होंने दी है। जो लोग बाहर के आज लेंगे कल लेंगे जो देने को, उनको उन्होंने बिल्कुल आदेश कर दिया एक किस्म से कि आप फटाफट आइए, अगले वित्तीय वर्ष में मैं कानून बनाने वाला हूं। अरे क्या करना है उस कानून का जब पूरी जमीनें बिक जाएंगी। लेकिन सरकारें तो आपकी भी रही है, आपने क्यों नहीं भू कानून हमारे टाइम का यदि आपको पता हो, इसी मुद्दे में हमने जनता के बीच में इनकी तरह मंचों पे नहीं भाषण देते हैं कि हम ये करने वाले। हमने विधानसभा, जब जनता ने हमको चुना है, विधानसभा के अंदर जो है इस मुद्दे को पुरजोर ढंग से, बल्कि आज तो हम इसी पार्टी में आ गए जिस विधायक के साथ हमारी तो वहाँ कितनी भयंकर लड़ाई हुई थी, मार पिटाई हुई थी अंदर, वो सुरेंद्र राकेश के साथ और वो काजी निजामुद्दीन के साथ बहुत भयंकर इसी मुद्दे को ले, मूल निवास और ये भू कानून और ये जाति प्रमाण पत्र के लिए। ये तो सिर्फ धोखा दे रहे हैं, सदन के अंदर चुप रहते हैं जहां इनको बोलना चाहिए और यहाँ बाहर आके बकवासबाजी करते हैं, मंचों पे आके भाषण दे देते हैं। ये सरासर इनको विधायक क्यों चुनता आदमी? ये सड़क खड़नी चाहिए, तो विकास एक सतत प्रक्रिया, इसको तो होना ही होना है। लेकिन विधायक को आदमी क्यों चुनता है? विधान बनाने के लिए, नीतियां बनाने के लिए। यहाँ पे कौन सी नीति हमारे प्रदेश में हो, युवाओं की नीति हो, भू कानून की हो, या मूल निवास की हो, या अन्य कोई चीजें हो, विधानसभा के अंदर इन चीजों के लिए बहस होनी चाहिए थी। लेकिन आज वो बहस वहाँ पे नहीं हो रही है और सिर्फ धोखा देने के लिए, पब्लिक को धोखा देने के लिए जो है विधानसभा में तो चुप रहते हैं, बाहर आके बकवासबाजी करते रहते हैं। तो ये अब नहीं चलेगा, जनता सब समझ रही है, बिल्कुल पैनी निगाह इनके कारनामों में देख रही है। अब जनता ने ठान लिया है, ये चुनाव किसी के हारने जीतने का नहीं है। आशा नोटियाल जीतेंगी तो यहाँ पे भाजपा की सरकार गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। उनका पूर्ण बहुमत है। मनोज रावत जी यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे तो हमारी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये चुनाव सिर्फ एक संदेश देने के लिए है मोदी जी को और धामी जी को। जब इनका कैंडिडेट यहाँ से हारेगा तब जाके इनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि केदारनाथ की जनता ने हमको क्यों वोट नहीं दिया, केदारनाथ की जनता ने हमको क्यों हराया। तब जाके मोदी जी अब जनता की मन की बात करेंगे। इनकी मन की बात सुन सुन के लोगों के कान के जाले फट गए हैं। हर हफ्ते हर महीने में जो है अपनी मन की बात करते रहते हैं। अब जब इनका कैंडिडेट हारेगा तब ये जनता के मन की बात सुनेंगे, यहाँ के युवाओं के मन की बात सुनेंगे, यहाँ के किसानों की मन की बात सुनेंगे, यहाँ के व्यवसायियों के जो स्वरोजगार जो लोग कर रहे थे उनकी मन की बात सुनेंगे। अपनी मन की बात नहीं करेंगे तब। इसलिए ये सबक सिखाने का चुनाव है, ये संदेश देने का चुनाव है और जनता ने बिल्कुल ठान लिया है कि 20 तारीख को यहाँ पे हमारे मनोज रावत जी जो हैं बम्पर वोटों से जो है जीत कर जाने वाले हैं। दो विधायक हैं, पूर्व के दोनों विधायक इस समय मैदान में हैं। एक का कार्यकाल 10 साल आ रहा है, एक का 5 साल। आशा नोटियाल कहती हैं कि भाई मैं भी विपक्ष में रही हूँ विधायक 2002 में, उस समय मैंने बहुत काम किए। उस समय तो विधायक निधि भी बहुत कम मिलती थी। 2007 में सत्ताधारी पार्टी के साथ रहकर मैंने बहुत काम किए। वो कहते हैं कि मनोज रावत जी तो विधायक निधि खर्च करने में सबसे पिछड़े साबित हुई है। अपनी विधायक निधि तक वो खर्च नहीं करते हैं, केवल अलाप जपते हैं कि भाई मैं विपक्ष का विधायक हूँ। ये मैंने आपको पहले कहा ना, ये मनोज रावत जी और आशा नोटियाल जी के बीच तो चुनाव है ही नहीं। ये चुनाव एक आक्रोश व्यक्त करने का और मोदी जी और धामी जी को संदेश देने का है। ये तो सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं साहब, हमने ये करा हमने वो करा, कि ताकि ये बहस इन दोनों के बीच ही चलती रहे। लेकिन इससे बहुत ऊपर चुनाव उठ चुका है। ये चुनाव आज इन दोनों के बीच, मैंने पहले कहा, ये इन दोनों मनोज रावत जी और आशा नोटियाल जी के बीच का नहीं है। ये चुनाव सीधा सीधा जो है यहाँ केदार घाटी के लोगों के बीच और सरकार के बीच का है। और संदेश देने का जो इन्होंने इनके साथ घटा, इनकी रोजी रोटी पे लात मारा, इनके धाम के साथ जो है खिलवाड़ करने की कोशिश करी, आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी, वो संदेश देने का है। सर आखिरी के आप कुछ 4-5 दिन रह गए हैं प्रचार प्रसार के, कैसे लोगों के बीच जा रहे हैं? क्योंकि भाजपा गांव-गांव में बहुत बड़े पैमाने पर उनकी तैयारी चल रही है, पूरा संगठन उनका काम कर रहा है। आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और अगले 4-5 दिन में किस तरह से रहेगी रणनीति पूरी? क्योंकि आप देखिए, अगर इनका संगठन होता, इनसे लोग इतने प्रभावित होते तो इनको घर घर जा रहे हैं साहब मोदी के नाम पे वोट दे दो,
ये जो है दारू के नाम पे वोट दे दो, पैसे के नाम पे वोट दे रहे हो। इनका संगठन है, इनके जो तमाम नेता आ रहे हैं ये सिर्फ रुपए बांट रहे हैं और दारू के ठेके खोल के, जैसे जो है बड़े बड़े मंत्रियों के मैं देख रहा हूँ गाड़ियों पे जो है दारू सप्लाई हो रही है इनकी। तो हमारा सीधा एक ही संदेश है, हमारी पार्टी का एक ही संदेश है। केदारनाथ के लोग बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग, यही है अगर ये जीवन भर आपको दारू पिलाएं तो फौरन पी लीजिएगा, अगर ये जीवन भर आपको रुपए दें तो फौरन ले लीजिएगा। लेकिन सिर्फ वोटिंग तक 20 तारीख जैसे ही वोट पड़ा, ना ये दारू पिलाने वाले नजर आएंगे, ना ये नोट बांटने वाले नजर आएंगे, ना इनके ये मंत्री और ये संगठन वाले जो आजकल यहाँ घूम रहे हैं ये कहीं नजर नहीं आएंगे। ये सिर्फ उनको वोटों को प्रभावित करने के लिए सिर्फ दारू के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हमने ये काम करा वो काम, इनको दारू बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको ये रुपए बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। फुल बहुमत की सरकार है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक जो है भारतीय जनता पार्टी का है यहाँ पर। इनको ये दर दर भटकने की जैसी इनकी गत हो रखी, ऐसी गत की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इनको कुछ करा होता, इन्होंने ये सिर्फ धोखा था इनका, वो हवा इनके वो गुब्बारा फूट चुका है, कुछ नहीं बचा इन पे, जो है वो खाली ढोल बज रहा है और कुछ नहीं है। इनको दारू बांट के शर्म भी नहीं आ रही है, जो है बड़े बड़े लोग जो हैं इनके जो हैं दारू बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर इन्होंने कुछ करा होता तो जनता सब समझती है। कुलदीप भाई, वोट का अंतर कितना मानते हैं, जीत का अंतर की इतने? भाई मैं अब कोई तंत्र विद्या वाला या कोई गणितज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो हमने यहाँ पे नोट करा है, बहुत आक्रोश जनता पे है, बहुत ज़्यादा पीड़ा उनके मन में है। अगर ये वोटों में तब्दील हो गया तो मेरे को लगता नहीं कि ये जो है 1000-2000 से भी ज़्यादा बीजेपी वाले ला पाए यहाँ, जिस प्रकार से आक्रोश है। हाँ, वो दारू वो पैसा कितना प्रभावित करता है, तो ज़्यादा 1-2%, 3% प्रभावित होगा, क्योंकि जनता यहाँ बहुत समझदार है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित इनके दारू और पैसे में नहीं होने वाली। चलिए, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे पूर्व विधायक ओम गोपाल जी, जो दावा कर रहे हैं कि केदार घाटी में लोगों का भाजपा के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश है और इस बार लोग केदारनाथ से बदलाव चाहते हैं। बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।